वेलकम टू स्टडी विथ एनकेआर। हम लोग पढ़ेंगे कृषि एवं क्रांति। आज का टॉपिक होगा हमारा ग्राम विकास एवं भूमि सुधार। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हम आपको बता देना चाहते हैं कि इससे पहले के सभी क्लासेस जो है अपलोड हो चुके हैं, आप जाकर के प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। ग्रामीण विकास में कृषि का महत्व एवं स्वरूप को देखेंगे। तो ग्रामीण विकास में भारतीय कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ और देश की आधारशिला कहा जाता है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र का प्रमुख घटक है। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद जीजेडपी में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों की भागीदारी लगभग 16% है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश की 54.6% आबादी कृषि पर आधारित है। और भारत के पास विश्व का मात्र 2.4% भूभाग है और 4.2% ताजे पानी का स्रोत है, जिससे विश्व की लगभग 17.5% आबादी का भरण पोषण होता है। भारतीय कृषि में कृषि जोतों का आकार सामान्यतः बहुत छोटा है और यहाँ अधिकांशतः लघु व सीमांत किसान है। भारतीय किसान को मानसून का जुआ कहा जाता है, क्योंकि लगभग 61% किसान कृषि वर्षा पर निर्भर करते हैं। देश में कुल बुआई क्षेत्र का केवल 1/3 लगभग 33% क्षेत्र ही सिंचित है। बाकी 67% वर्षा पर आधारित है। आगे हमारा टॉपिक होगा भारतीय कृषि का ऐतिहासिक विकास। देखेंगे भारतीय कृषि का ऐतिहासिक विकास। तो प्राचीन काल में पाषाण व सिंधु सभ्यता। सर्वप्रथम खाद्यान्न अन्न उगाने का श्रेय नवपाषाण काल के मानव को जाता है। और भारतीय महाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले के लहुरादेव से मिला है, जहां पर 9000 से 7000 ईसा पूर्व के चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। पाकिस्तान के स्थित मेहरगढ़ से ये 7000 ईसा पूर्व में गेहूं के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कोल्डिहवा से ये 6500 ईसा पूर्व के चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता में कपास को पहली बार उपजाने का श्रेय जाता है। तो यदि प्रश्न आए कि हड़प्पा सभ्यता में पहली बार कौन सी फसल उपजाई गई थी, तो वो थी कपास। कालीबंगा से सर्वप्रथम जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो कालीबंगा से मिला है। चावल की भूसी कहाँ से मिली है, तो कोल्डिहवा प्रयागराज से मिली है। उत्तर प्रदेश में सबसे प्राचीनतम उपमहाद्वीप में सबसे प्राचीनतम यदि चावल की खेती का साक्ष्य कहीं मिला है तो वो है उत्तर प्रदेश, संत कबीर नगर जिला लहुरादेव से। और मेहरगढ़ पाकिस्तान से लगभग 7000 ईसा पूर्व के गेहूं उपजाने का साक्ष्य मिला है। आगे हम लोग देखेंगे कि लोथल से आटा पीसने की चक्की मिली है। लोथल से आटा पीसने की चक्की और रंगपुर से चावल के अवशेष मिले हैं। अगला हमारा टॉपिक है कि वैदिक एवं मौर्य काल। तो चलिए सेशन की आगे की तरफ पढ़ते हैं। वैदिक काल में कृषि योग्य भूमि उर्वरा अथवा क्षेत्र कहा जाता है। ऋग्वेद में केवल एक अनाज जौ का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में केवल एक ही अनाज का उल्लेख मिलता है और वो है जौ, जिसको यौ भी उस समय कहा जाता था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में बिना वर्षा के भी अच्छी खेती वाला भूमि को आदेव मात्रिक कहा जाता था। बिना वर्षा के अच्छी खेती वाले भूमि को आदेव मात्रिक कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कहा जाता है। मौर्य काल में सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता है। मौर्य काल में सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। अब गुप्त काल की तरफ बढ़ते हैं। तो वराह मिहिर की बृहत संहिता किसकी रचना है, तो वराह मिहिर की है। के अनुसार लोगों को 3 फसलों की जानकारी थी। अमर सिंह द्वारा रचित लोगों को 3 फसलों की जानकारी थी। यह किससे पता चलता है, तो वराह मिहिर द्वारा रचित बृहत संहिता के द्वारा। अमर सिंह द्वारा रचित है। इसमें 12 प्रकार की भूमि का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन आएगा कि 12 प्रकार की भूमि का उल्लेख किसमें किया गया है, तो अमरकोश में किया गया है और इसकी रचनाकार है अमर सिंह। सिंचाई के लिए रहट एवं घंटी यंत्र का प्रयोग किया जाता था।
ऐतिहासिक शब्दावली को देखेंगे तो वैदिक व गुप्त काल में ऐतिहासिक शब्दावली, सीता उसको कहते थे जो हल से बनी नालियों को कहा जाता था। हल से बनी नालियों को सीता कहा जाता था। गोबर की खाद को करीस या सकृतः कहा जाता था। करीस या सकृतः कहा जाता था। कुएं को अवतः कहा जाता था। वास्तु, गुप्त काल में वास करने योग्य भूमि को वास्तु कहा जाता था। और खिलह, ऐसी भूमि जो जोती नहीं जा सकती, बंजर भूमि को इस खिलह कहते थे। अप्रतः, बिना जोती गई जंगली भूमि को अप्रतः कहते थे। और भूमि छिद्रन न्याय, यह नियम जिसके तहत जो व्यक्ति बंजर भूमि को सबसे पहले जोतता था वही उसका स्वामी माना जाता था। यही है भूमि छिद्र न्याय का मतलब। फसल वर्गीकरण देखेंगे। फसल वर्गीकरण एवं रोग। तो खरीफ फसल ऋतुएं हैं, ये 3 प्रकार की फसल मुख्यतः होती है, खरीफ, रबी एवं जायद। खरीफ, रबी, जायद। खरीफ, रबी, जायद। तो खरीफ फसल उसे कहते हैं जिसकी बुआई जून जुलाई में होती है। जून जुलाई में गर्मी में जिसकी बुआई होती है वो खरीफ होता है। और जिसकी बुआई ठंड में होती है अर्थात अक्टूबर नवंबर में होती है उसको रबी कहते हैं। और जायद उसको कहते हैं जिसकी बुआई मार्च में होती है। और ये जो जून जुलाई में बोया जाता है वो सितंबर अक्टूबर तक जो है उसकी कटाई कर ली जाती है। जो रबी में बोया जाता है उसकी अप्रैल मई तक कटाई कर ली जाती है। जो मार्च में बोया जाता है उसकी जून तक जो है उसकी कटाई कर ली जाती है। अब खरीफ के अंतर्गत, खरीफ अर्थात गर्मी से स्टार्ट होकर के ठंड तक कौन कौन सी फसल होती है, तो धान हो गया, मक्का हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, सोयाबीन, मूंगफली, कपास, ये सभी खरीफ की फसलें हैं। रबी की फसल कौन कौन सी है, तो गेहूं है, जौ है, चना, मटर, सरसों, आलू, मसूर, ये सभी रबी की फसलें हैं। जायद की फसलें क्या हैं, तो जायद की फसलें हैं तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, खीरा। तरबूज है, खरबूजा है, खीरा है, ककड़ी है। आगे है प्रमुख फसल रोग। तो प्रमुख फसल रोग कौन कौन से हैं, तो प्रमुख फसल रोग है जैसे धान में लगने वाला रोग को खैरा है। ये खैरा रोग कैसे होता है, खैरा जस्ते की कमी हो जाती है, खैरा लग जाता है। और शीत या झुलसा, शीत झुलसा रोग भी धान में ही लगता है। गेहूं में रस्ट रोग लगता है, सेहू, रतुआ, कंडुआ। ये गेहूं में रस्ट सेहू, रतुआ, कंडुआ रोग जो है ये गेहूं में लगता है। गन्ने में रेड राट लगता है, गन्ने में रेड राट। और टिक्का रोग जो है ये मूंगफली में लगता है। मक्के में पत्तियों का झुलसा रोग लगता है। आगे हम लोग देखेंगे तो याद करने वाले यही है, रस्ट है, सेहू, रतुआ, कंडुआ है, गन्ने में रेड राट है और मूंगफली में टिक्का रोग है। आगे है प्रमुख कृषि क्रांतियां। तो चलिए प्रमुख कृषि क्रांतियों को अब हम लोग देख लेते हैं एक नजर। तो विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग है। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो नॉर्मन बोरलॉग है, जिन्हें 1970 में नोबेल पुरस्कार मिला था। हरित क्रांति का शब्द का प्रतिपादन 1968 में विलियम एस गोड ने किया था। और भारत में हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। और इसकी शुरुआत 1966-67 से तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। हरित क्रांति का जन्म स्थल पंतनगर उत्तराखंड को माना जाता है, जबकि आरंभिक राज्य पंजाब था। और एम.एस. स्वामीनाथन को वर्ष 1987 में प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और पिछले 1-2 वर्ष पिछले जो है इन्हें भारत रत्न भी मिल गया है। श्वेत क्रांति, तो राइट रिवोल्यूशन, ऑपरेशन फ्लड। दुग्ध उत्पादन से संबंधित इस क्रांति की शुरुआत वर्ष 1970 के दशक में हुई थी। दुग्ध उत्पादन से संबंधित इस क्रांति की शुरुआत 1970 के दशक में हुई थी। इसके जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन है, जिनका जन्मदिन 26 नवंबर राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है, 26 नवंबर को। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि डॉक्टर वर्गीस कुरियन का बर्थडे है उस दिन। और ये चूंकि दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, इनके जनक कहा जाता है।
उत्तर प्रदेश में लगभग 16.21% भारत का शीर्ष दुग्ध उत्पादन राज्य है और इसके बाद राजस्थान 14.51% का स्थान है। अन्य प्रमुख क्रांतियां देखें तो अन्य प्रमुख क्रांति है जैसे नीली क्रांति, ये मत्स्य से संबंधित है। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक है। जनक है इसके नीली क्रांति के हीरालाल चौधरी और अरुण कृष्णन। आगे है पीली क्रांति, ये तिलहन से संबंधित है। पीली क्रांति इसमें सोयाबीन, सरसों आदि से संबंधित है और इसके जनक है सैम पित्रोदा। गुलाबी क्रांति मांस एवं पोल्ट्री प्रसंस्करण साथ ही प्याज व झींगा उत्पादन से संबंधित है। लाल क्रांति मांस व टमाटर उत्पादन से संबंधित है, इसके जनक है लाल क्रांति के मांस व टमाटर से संबंधित है लाल क्रांति और इसके जनक है विशाल तिवारी। रजत क्रांति क्या है तो अंडा उत्पादन से संबंधित है, इंदिरा गांधी द्वारा यह शुरू किया गया था और भारत में अंडा उत्पादन में विश्व में दूसरे स्थान पर है। अगला है गोल क्रांति और गोल क्रांति संबंधित है आलू से। शिमला में राष्ट्रीय आलू अनुसंधान संस्थान है। सदाबहार क्रांति क्या है तो समग्र कृषि विकास हेतु डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन द्वारा विचार दिया गया था। सदाबहार क्रांति समग्र कृषि विकास। ग्रे धूसर क्रांति उर्वरक उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है। उर्वरक उत्पादन में ये वृद्धि से संबंधित है ग्रे धूसर क्रांति। काली या कृष्ण क्रांति क्या है तो पेट्रोलियम, कच्चे तेल और बायोडीजल एथेनॉल उत्पादन से ये संबंधित है काली कृष्ण क्रांति। रजत फाइबर क्रांति क्या है तो कपास उत्पादन, कपास को व्हाइट गोल्ड भी कहा जाता है। भू राजस्व प्रणालियां एवं भूमि सुधार। भू राजस्व प्रणालियां एवं भूमि सुधार ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था देखेंगे तो इस क्रांति को यहीं पर समाप्त करते हैं। क्रांति के बाद अगले सेशन में हम लोग पढ़ेंगे भू राजस्व प्रणालियां एवं सुधार को, या फिर इसी में पढ़ लिया जाए ताकि पंचवर्षीय योजना अगले सेशन में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं ब्रिटिश कालीन व भू राजस्व व्यवस्था। तो पहला है अस्थाई बंदोबस्त, ये जमींदारी प्रथा थी। ये 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लागू हुआ था। इसमें जमींदार को भूमि का स्वामी माना गया। यह ब्रिटिश भारत के 19% क्षेत्र बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर लागू थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या है तो थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड के इसके जन्मदाता है। थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड इसके जन्मदाता है रैयतवाड़ी प्रथा की। इसमें किसान रैयत ही भूमि का मालिक होता था। यह सर्वाधिक 51% क्षेत्र पर मद्रास, बंबई पर लागू थी। महलवाड़ी व्यवस्था क्या है तो यह हाल्ट मैकेंजी द्वारा प्रतिपादित है। इसमें महल अर्थात महाल अर्थात गांव को इकाई मान करके मुखिया से लगान लिया जाता था। यह 30% क्षेत्र पंजाब, मध्य प्रांत, आगरा लागू थी। तो क्वेश्चन क्या बनेगा? क्वेश्चन बनेगा कि अस्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया था? तो ये 1793 में अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा। और यह कितने परसेंटेज भूमि पर लागू थी? तो 19% पर। किस किस क्षेत्र में? बंगाल, बिहार, उड़ीसा में। रैयतवाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता कौन है? थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड है। ये कितने परसेंटेज भूमि पर लागू था? 51% पर। कहाँ पर? मद्रास और बंबई पर लागू था। इसमें क्या होता था? तो भूमि का मालिक होता था, किसान ही भूमि का मालिक होता था। महालवाड़ी व्यवस्था क्या है? तो इसके जन्मदाता हाल्ट मैकेंजी है। और यह महाल अर्थात महाल का अर्थ इसमें गांव है और इसमें मुखिया से लगान लिया जाता था। यह 30% क्षेत्र पंजाब प्रांत, मध्य प्रांत एवं आगरा पर लागू था। आगे है स्वतंत्रता पश्चात भूमि सुधार। तो भूमि सुधार का मुख्य उद्देश्य मध्य वर्गों जमींदारों का अंत और जमीन उसकी जो जोते। भूमि सुधार की तकनीकी उपायों में चकबंदी और हदबंदी शामिल है। उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन कानून 1951 में लागू हुआ था। उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन कानून 1951 में लागू हुआ था। आगे है पंचवर्षीय योजनाएं और कृषि। तो इसमें हम लोग अगले सेशन में देखेंगे पंचवर्षीय योजना को। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।